तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका कॉल फॉर नॉलेज में। तो जैसा कि हमारी पहली वीडियो थी इंट्रोडक्टरी वीडियो, जिसमें कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया और साथ ही देखा कि क्या क्या इम्पोर्टेंट पोर्शन है और क्या नहीं। तो अभी हम बात करते हैं बेसिकली जो ईपीएफओ के एग्ज़ाम में है। एक चीज़ है लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशंस और सोशल सिक्योरिटी। सबसे पहले हम ये करते हैं कि भाई इनके अंडर कौन से लॉज आते हैं अलग अलग। ठीक है जी। तो हम लेबर लॉ की बात करते हैं। लेबर लॉ में क्या होता है कि वेलफेयर और वर्किंग कंडीशंस जो होती हैं, वर्किंग कंडीशंस, इनके बेसिस पे एक अलग सेक्शन क्रिएट किया गया है लेबर लॉज का। ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करें तो ये सोशल जस्टिस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है और ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच का जो रिलेशन है उसको उससे रिलेटेड है, जो कि मतलब मैनेजमेंट में और वर्किंग में एफिशिएंट हो, उससे रिलेटेड है। सोशल सिक्योरिटी, ग्रेचुइटी पेमेंट वगैरह हो गया, रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह हो गया, इन चीज़ों से रिलेटेड आती है। तो हम बात कर लेते हैं भाई सबसे पहले वेलफेयर और वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड कौन से लॉज हैं हमारे पास। तो इसमें आ जाता है जी अपने पास सबसे पहले फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ठीक है। दूसरे पे हमारा आ जाता है जी माइंस एक्ट 1952। तीसरे पे जी हमारा आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कॉन्ट्रैक्ट लेबर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या होती है कि जनरली कोशिश करी जाती है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर के जो कॉन्सेप्ट है इसको या तो ख़त्म किया जाए या इसको प्रॉपर रेगुलेट किया जाए। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबोलिशन एक्ट। ये कब आया था जी? ये आया था 1970 में। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं जी इंडस्ट्रियल रिलेशन पे। इंडस्ट्रियल रिलेशन पे जी पहले पे आता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है ट्रेड यूनियन एक्ट। ये आता है 1926। फिर उसके बाद आ जाता है जी इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, ये है जी हमारा 1946 का। एक चीज़ बता देते हैं आपको कि ये जो तीनों एक्ट्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं। इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो एपीएफसी का एग्ज़ाम हो, ईपीएफओ का हो, या और अलग से जो एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है उसके अंडर कंडक्ट कराए जाने वाले हैं। अब आते हैं वेजेज से रिलेटेड एक्ट। वेजेज से रिलेटेड हमारे पास सबसे पहला आता है जी मिनिमम वेजेज एक्ट 1948। एक आता है जी पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं, ये 1936। तीसरे पे हमारा आता जी पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ये 1965। और एक आता है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, ये है जी 1976। ठीक है जी स्टूडेंट्स।
अब हम बात करते हैं कि सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन के ऊपर। सोशल सिक्योरिटी का बेसिकली पर्पज़ क्या था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है अपने में, उसके अंदर इन चीज़ों का मेंशन मिलता है कि जो वर्किंग क्लास होती है उनके वेलफेयर से रिलेटेड। ठीक है जी। अब बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी में हमारे पास कौन से हैं। पहला है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। यह आया था जी 1948 में। दूसरा है एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट। यह है 1923। तीसरा खुद ईपीएफओ का है, ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। ठीक है जी। उसके बाद हम लेटर ऑन सारे कवर करेंगे। जो ये सारे पढ़ने के बाद जो भी रिसेंट लेबर कोड्स वगैरह जो चेंज हुए हैं 2019 के और 20 का से रिलेटेड जो भी है वो सभी हम कवर कर लेंगे करंट में, और साथ में जो पीछे का जो कुछ भी चेंज आया उससे रिलेटेड। ठीक है जी। आज का हमारा मेन टॉपिक है जी मिनिमम वेजेस एक्ट। एक तो ये है, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। नाइनटीन 36 पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको समझना थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपके लिए थोड़े से शॉर्ट नोट्स टाइप के बना रखे हैं, हैंड आउट्स टाइप के, ताकि समझते टाइम आपको दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की। तो जी ये 1936 में ये एक्ट इसको पारित किया गया था अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। हुआ कब था जी? 23 अप्रैल 1936। थोड़ा इसको याद रख ले, कोशिश कर लेना, क्योंकि आज 18 अप्रैल तो हो ही गई। और इसको लागू किया गया जी लगभग एक साल के बाद 1937 में 28 मार्च से। अब इसके पीछे का मतलब क्या था जी? मतलब क्या था कि पहले जो वेजेस वगैरह पे करने होते थे तो जो एम्प्लॉयर होते थे वो अपनी तरफ से कुछ भी उसमें से डिडक्शन कर लेते थे, अपनी मनमर्जी काट लेते थे कि भाई ये चीज़ है, ये तेरे फाइन काट लिए, ये काट लिया, वो काट लिया। दूसरा, पे करने में बहुत डिले कर देते थे, बोल देते थे कि नहीं भाई इस महीने नहीं, अगले महीने ले लेना। अभी भी आप देखते होंगे बहुत सारे आपके सामने बहुत न्यूज़ सुनने को मिल जाती होंगी आपको आज भी कि जी उन कर्मचारियों को 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, उनको 4 महीने से नहीं मिली है, उनको 6 महीने से नहीं मिली है, मिल रही है तो आधी कट पिट के मिल रही है। बहुत सारी जगह पे ऐसी डेली आपको न्यूज़ में सुनने को मिल जाएगा। ये आजकल तो खैर बहुत ही कम होती है ये चीज़, पहले बहुत ज़्यादा होती थी, स्पेशली आज़ादी से पहले के टाइम पे। अब हम बात करते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के बारे में। तो जी इसमें वेजेस टू बी पेड विदाउट अनजस्टिफाइड डिले एंड अनऑथोराइज्ड डिडक्शंस। भाई डिडक्शंस ठीक है, ऑथोराइज्ड हों, वैलिड डिडक्शन हो, उनको मान लिया जाएगा। डिले है भाई, डिले कोई स्पेसिफिक रीज़न हो या बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रीज़न रहा हो, एक जस्टिफाइड रीज़न होना चाहिए, तो उस डिले को एक्सेप्ट किया जाएगा। अदरवाइज जो अनजस्टिफाइड डिले, जो एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से डिले करता था, अनऑथोराइज्ड डिडक्शन, जो अपनी दादागिरी दिखा के जो पैसे काटते थे, तो उनको रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे पास कि जी इसके अंडर वेजेस का मतलब क्या होता है। तो इसमें वेजेस जी वो सभी रेम्यूनरेशंस, ठीक है जी, चाहे वो सैलरी हो, कोई अलायंस हो या और कुछ हो,
सारे के सारे रेम्यूनरेशंस को इसके अंडर गिना जाता है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है इसमें कि इसकी मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, मनी की टर्म्स में होने चाहिए वो रेम्यूनरेशन, ठीक है, उन्हीं को वेजेज माना जाएगा। इट मीन्स ऑल द रेम्यूनरेशंस आइदर बाय सैलरी अलाउंस या अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है जी, जिनको मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकें। दूसरी चीज़ हम इसमें एक बात कर लेते हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की, जो इसमें मेंशन नहीं कर रखी कि एक पढ़ेंगे आपकी इसको लागू करने की जिम्मेवारी किसकी होती है, तो एक वर्ड आता है इसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में दोनों होती हैं जी, सेंटर भी होती है, स्टेट भी होती है। कब कब कौन सी होती है, तो जो रेलवे से रिलेटेड होएगा, सेंटर कहाँ होगी, रेलवे से रिलेटेड, माइंस से रिलेटेड होगा, ऑयल फील्ड से रिलेटेड होगा, या कोई भी एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस जैसे एयर इंडिया वगैरह होगी, ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है इनके केस में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। बाकी जो भी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट बच गई इनके अलावा उसमें स्टेट गवर्नमेंट होती है, या फिर वो स्टेट की सोल टेरिटरी के अंदर होनी चाहिए, ठीक है जी। चलो अब हम बात करते हैं इसमें एम्प्लॉयर कौन होता है, एम्प्लॉय कौन होता है। एम्प्लॉयर होता है चाहे वो खुद हो या उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो। वहीं एम्प्लॉय की बात करते हैं तो उसमें भी वो उसमें खुद से एम्प्लॉयड होना चाहिए, या भाई हो सकता है वो मर वर जाए या उसके बाद तो उसका कोई एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए उसमें, ठीक है जी। लगभग इसमें होता है कि 1 महीने से ज़्यादा का टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए, जो वेज पीरियड है वो 1 महीने से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। कहाँ पे लागू होता है जी, तो इसमें बात करते हैं कि कब देना होता है, कब तक देंगे आप इसमें जो वेजेस वगैरह हैं वो कब तक। तो रेलवे हो गया या कोई भी और एस्टेब्लिशमेंट होगी और उसमें यदि नंबर ऑफ वर्कर्स बिलो 1000 है तो जो वेज पीरियड एक्सपायर हो जाएगा, जैसे 1 महीने का होता है 30 दिन का होता है, तो उसके एक्सपायर होने के विद इन 7 डेज देना ही देना पड़ेगा। वहीं जहाँ पे 1000 से प्लस हो जाएंगे ये, तो उसमें हो सकता है कि भाई थोड़ा हो और बढ़ा दें, और विद इन एक्सपायर होने के विद इन 10 डेज आपको देना ही देना पड़ेगा, ठीक है जी। अब एक हम बात करते हैं अप्लीकेबल भाई कितने बेसिक सैलरी होनी चाहिए। आप बात करोगे भाई बेसिक सैलरी कितनी होनी चाहिए सर, मतलब मंथली जो सैलरी होती है कितनी होनी चाहिए। तो जी पहले ये थी 18,000 रुपये पर मंथ, लेकिन 2017 में रिसेंट अमेंडमेंट आने के बाद, जो कि 2016 में आया था, उसको अमेंडमेंट जो लागू हुआ वो 17 में हुआ, तो उसके बाद इसको कर दी गई है लिमिट को बढ़ा के 24,000। मतलब जो मंथली 24,000 रुपये जिन भी उनको मिल रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, वो सभी इसके अंदर बेनिफिट ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसका सेक्शन 6 क्या बात करता है। सेक्शन 6 बोलता है कि आप पेमेंट दोगे, पेमेंट तो दोगे लेकिन कैसे दोगे। तो उसमें हो सकता है कि पेमेंट आप करेंसी कॉइन से दो, जो कि गवर्नमेंट ने अप्रूव रखा है, करेंसी नोट से दो, चेक से दो, या बैंक अकाउंट में आप डायरेक्ट क्रेडिट कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि भाई कोई कैश सैलरी मिल जाती है किसी को, ठीक है, कॉइन भी अलाउड हैं, हालांकि देते नहीं है जनरली, कौन लेके आएगा भाई पैसों का सिक्कों का बैग भर के, लेकिन दे सकते हैं। करेंसी नोट्स दे सकते हो आप, कैश दे दो या चेक दे दो, भाई हम जाके उसको कैश करा लेंगे। या देखते होगे आप कि सैलरीज आजकल जो मोस्टली जो आजकल यूजफुल है, जो मतलब जो चलन में है, वो है डायरेक्ट बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा। तो पेमेंट तो मिल जाते हैं जी। अब इसमें बात करते हैं कि कई बार क्या होता है कि जैसे फ़ाइन वगैरह लगा दिए जाते हैं, ठीक है, या फ़ाइन से पहले हम एक चीज़ पढ़ लेते हैं आपके बारे में कि डिडक्शंस,
जो आपकी सैलरी, हम बात कर रहे थे कि जो अनऑथोराइज्ड डिडक्शन की, ठीक है जी। तो डिडक्शंस किस किस केस में हो सकते हैं? या तो आप ड्यूटी से एबसेंट हो, ड्यूटी पे नहीं आए, ठीक है। दूसरे, आपने क्या है कि जो एस्टेब्लिशमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, ठीक है, जो आपने डैमेज किया है उसका कंपनसेशन के लिए काट सकते हैं। या जी आपको हाउसिंग अकोमोडेशन घर वगैरह दे रखा है, तो जो हाउसिंग अकोमोडेशन वगैरह जो आपको मिलने होते हैं वो डिडक्ट कर सकते हैं। या जो लेबर के वेलफेयर के लिए कई फंड्स होते हैं, उनसे आपने लोन ले लिया हो तो उसकी भुगतान भी करवानी होती है, तो उसका एक जस्टिफाइड एक लिमिटेड ट्रांजैक्शन उसमें से काट लिया जाता है आपकी सैलरी में से, जो आपने लोन लिया है उसको भरवाने के लिए, ठीक है। इनकम टैक्स वगैरह हो गया, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो उनसे रिलेटेड हो गया जी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड। या कि जैसे कई बार क्या होता है कि जो भाई जैसे पीएम केयर फंड्स वगैरह में देना होता है, तो उसमें जैसे थोड़ा बहुत एक काट लिया जाता है एज ए गुडविल कि भाई ये देश के लिए कुछ योगदान करा जा रहा है। अब हम बात करते हैं जी डिडक्शंस की। सॉरी, जब भी आपके सैलरी को में से कुछ पैसे डिडक्ट किए जाए तो आपको विद इन 12 मंथ एक एप्लीकेशन देनी होती है। वो आगे हम बताएंगे एप्लीकेशन किसको देनी होती है। वो आपको देनी होती है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कुछ एक ऑफिसर्स को अपॉइंट करती है। जो सबसे पहला है वो है कमिश्नर। ये हमारे कमिश्नर साहब, वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड। हालांकि इसका नाम अभी बदल के 2009 में इसका नाम बदल के एम्प्लॉयज़ कर दिया गया है। पहले होता था ये वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, लेकिन अभी ये एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट है और इसी के तहत होता है ईसीसी, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन कमिश्नर। तो ये इसको आप करेक्ट कर लेना, 2009 में इसका नाम बदल दिया गया है। तो जो एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन कमिश्नर है वो दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है रीजनल लेबर कमिश्नर, या वो करेगी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फील्ड एक्सपीरियंस। स्टेट गवर्नमेंट अगर अपॉइंट करना चाहिए तो स्टेट गवर्नमेंट भी अपॉइंट करेगी, तो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है, इसके इक्विवेलेंट ही कोई ना कोई ऑफिसर अपॉइंट करेगी, इससे छोटा नहीं। या कोई लेबर कोर्ट है, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल है, उसका कोई भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा ना, उसको अपॉइंट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके लिए? जो डिडक्शन और फाइन वगैरह जो एम्प्लॉय से वसूले जा रहे हैं एम्प्लॉयर के द्वारा, तो उनसे रिलेटेड अगर वो कोई भी क्लेम करना चाहे एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर, तो उसके लिए अपॉइंट करी गई हैं ये सारी अथॉरिटीज़, चाहे वो ईसीसी हो, रीजनल लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के इक्विवेलेंट कोई भी अपॉइंट करा हुआ ऑफिसर हो, लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल का कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो, या कोई भी जज हो सिविल कोर्ट का, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि फाइन कितना लग सकता है आपके ऊपर। देखो जनरली क्या होता है कि कुछ एक चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट ने रूल्स बना रखे हैं कि अगर इन सिचुएशंस में आप फाइन नहीं लगा सकते। उसके अलावा भी अगर कोई रीज़न रहे हैं, स्पेसिफिक रीजंस, एम्प्लॉयर फाइन लगाना चाहे, जिसकी सुनवाई की अभी बताई, जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट करी जाती हैं वो करेंगी, तो वो फाइन जो उसके वेज पीरियड में जो भी पैसा मिलना होगा, उसको जो भी सैलरी मिलनी होगी ना एक वेज पीरियड में, उसका 3% काट सकता है मैक्सिमम, 3% मैक्सिमम काट सकता है जी वो। इससे ज़्यादा 3% से ज़्यादा नहीं काट सकता एम्प्लॉयर, ध्यान रखना। जैसा कि आपको पता है 1936 में एक्ट बना था, लेकिन उस टाइम पे तो 15 साल से कम उम्र के बच्चे भी काम करते थे। तो उसमें यह था कि अगर कोई 15 साल से अंडर एज है तो उससे आप फाइन नहीं ले सकते।
दूसरी, जैसे आप फाइन इम्पोज कर दिया, हालांकि तो कोई नहीं भूलता जी, फाइन इम्पोज करने के बाद कि इस पे फाइन इम्पोज करा, हाथों हाथ ले लेते हैं, गौर कलयुग है ये। लेकिन फिर भी मान लो भूल गया एम्प्लॉयर, या इंस्टॉलमेंट में दे दिया कि जी ठीक है, बोला कि मालिक मैं तो बहुत गरीब हूँ और ना मैं इंस्टॉलमेंट्स में दे सकता हूँ, बोले ठीक है जी इंस्टॉलमेंट। तो जो इंस्टॉलमेंट्स में बकाया राशि है, अगर 90 दिन हो गए फाइन इम्पोज करा, जैसे आज करे, आज के 3 महीने बीत गए, लगभग 90 दिन हो गए, तो जो भी बची हुई इंस्टॉलमेंट्स हैं, या अगर उसने बिल्कुल ही नहीं दिया है फाइन, वो डिले कर रहा है, तो 90 दिन के बाद सर जी आप वसूल नहीं कर सकते उससे पैसे, कोई फाइल वसूल नहीं होगा। दोस्त एक चीज़ और है जी, जो एम्प्लॉयर है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी इंस्पेक्टिंग स्टाफ है, इंस्पेक्टर्स वगैरह, वो टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट करते रहते हैं एस्टेब्लिशमेंट वगैरह को, तो वो रजिस्टर्स मेंटेन रखेगा, उसमें रजिस्टर्स में सारी डिटेल होंगी जी, नाम वगैरह सारी डिटेल, किसको क्या बेनिफिट मिल रहा है, कौन से फंड में कौन ऐड है क्या नहीं, A to Z डिटेल्स जिसमें होंगी वो रजिस्टर्स मेंटेन करेगा। ये सेक्शन 13A बोलता है जी। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि अंडर विच सेक्शन रजिस्टर मेंटेनेंस इज डन। तो ये है जी सेक्शन 13A, ध्यान रख लेना इसको। और वो आपको 3 साल के लिए तो मेंटेन रखने ही रखने पड़ेंगे जी, मिनिमम 3 साल तक। जैसे आज रजिस्टर बनाया 2000 कोई जी 18 अप्रैल 2021 को रजिस्टर बना रहा है, तो उसको 2024 तक तो वो रखने पड़ेंगे, 3 साल तक वो रजिस्टर गायब नहीं कर सकता, वरना उसकी क्लास लग सकती है। अब बात करते हैं पेनल्टी की। मान लो कोई एम्प्लॉय कहता है कि जी मेरे पैसे काट लिए, डिडक्शन कर लिया जी, या मेरे पे कोई फ़ाइन लगा दिया, वो झूठा एलिगेशन लगा देता है एम्प्लॉयर के ऊपर। तो ये जो ऊपर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो आपको बताई थी ना, ALC, ECC, RLC, ये फ़ाइन इम्पोज कर सकती हैं उस एम्प्लॉय के ऊपर जो कि पेएबल होगा एम्प्लॉयर का, पेएबल टू एम्प्लॉयर, ठीक है जी, 375 रुपये तक का। अब डिडक्शन की बात कर रहे थे हम। फ़ाइन तो जैसे हमने बताई थी, फ़ाइन क्या था, मैक्सिमम 3% काट सकता था उसका, जो उसका वेज पीरियड है उसमें जो वेज मिल रहा था उसका 3% काट सकता था, ये था मैक्सिमम लिमिट। अब बात करते हैं डिडक्शन। डिडक्शन आपको बताया था किन किन केसेस में हो सकता है डिडक्शन। आप जैसे इनकम टैक्स वगैरह हो गया, कोई PM केयर फंड वगैरह में हो गया, या वो काम से नहीं आया, प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है, लोन्स वगैरह की रिकवरी करनी हुई, या कुछ भी उनसे रिलेटेड केस में डिडक्शन होता है। तो डिडक्शन मैक्सिमम 50% तक का कर सकते हैं, हाउसिंग लोन, PF वगैरह सारी चीज़, हाउस अलाउंस, PF वगैरह सब लगा के, लेकिन कर सकते हैं मैक्सिमम 50% तक का। जनरली करते नहीं, क्योंकि कोशिश करी जाती है कि भाई एक नॉमिनल सा डिडक्शन करा जाए, वो आपका PF VF का और हाउसिंग अलाउंस का वगैरह का सबका लगा के, और बचा हुआ पैसा एम्प्लॉय के हाथ में दे दिया जाए। लेकिन इसमें प्रोविज़न है कि मैक्सिमम 50% तक आप कर सकते हो। दूसरा, अगर कोई एम्प्लॉय कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी मेंबर है, सेक्शन 10 हमारे लिए डिडक्शंस की बात करता है। अगर कोई एम्प्लॉय कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है, कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह में भी अगर वो लगा रहा है अपने पैसे और उसका मेंबर है, तो उसका मैक्सिमम 75% तक डिडक्शन हो सकता है, ठीक है जी। दूसरी चीज़, डिडक्शन और फाइन वाला थोड़ा सा याद रख लेना, एक मेन चीज़ यही है, इसमें कन्फ्यूज ना हो जाओ। जो फाइन रिसीव होगा आप उसको सिर्फ और सिर्फ लेबर के वेलफेयर में लगा सकते हो, लेबर वेलफेयर में। स्टेट गवर्नमेंट कोई भी अगर नोटिस लाना चाहे, कोई चेंज लाना चाहे ऑफिशियल गजट में, तो उसको 3 महीने का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। जितने भी इसके प्रोविजंस हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई भी ये लाना चाहे, कोई चेंज लाना चाहे, या किसी एस्टेब्लिशमेंट को इंक्लूड करना चाहे, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को इंक्लूड करना चाहे, तो उसको 3 महीने का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है जी। सेक्शन 25 है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 25 है कि जो बात करता है कि जो पेमेंट है, अगर एम्प्लॉय मर जाता है, डेथ ऑफ एम्प्लॉय, तो उस केस में पेमेंट उसके नॉमिनी को दी जाएगी।
पेमेंट किसको दी जाएगी जी? उसके नॉमिनी को। अभी हम बात कर लेते हैं, अगर आप कहें तो कुछ एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि कोई भी द पावर वेस्टेड टू विच गवर्नमेंट टू मेक एन एक्ट related to payment of wages अंडर सेक्शन, मतलब किसी भी, टू इंक्लूड एनी एस्टेब्लिशमेंट अंडर सेक्शन 2 का एच बाय गिविंग 3 मंथ एडवांस नोटिस। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए किया कि जो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, आप पढ़ोगे एक्ट सोशल सिक्योरिटी के, लेबर लॉ के, इंडस्ट्रियल रिलेशन के, तो आप बहुत सारे पढ़ोगे, उसमें आंसर होता है इसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इसमें ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या जुडिशियल कोर्ट। आपको बताया था कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंडर अगर आप किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को इंक्लूड करना चाहेंगे जो कि सेक्शन 2H के अंडर होएगा, 3 मंथ का एडवांस नोटिस देना होगा, वो देना होगा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन है जी, जो है वेज पीरियड होता है, वेज पीरियड, उसकी मैक्सिमम टाइम लिमिट कितनी है? मैक्सिमम कितने दिन का हो सकता है? वो होता है जी 1 मंथ। ठीक है सरकार। दो चार क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके, फिर अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब बात करता है कि अगर किसी में लेस देन 1000 एम्प्लॉयज़ हैं तो वेज पीरियड के एक्सपायर होने पे कितने दिन के अंदर वेजेस देने होते हैं? इसका आंसर है 10 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन। तो हमने आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में जब पढ़ाने लगे कि जहाँ 1000 से कम हो वहाँ तो 7 दिन के अंदर अंदर दे देने होंगे वेज पीरियड ख़त्म होने के बाद। वहीं जहाँ 1000 से ज़्यादा हो वहाँ आपको 10 दिन तक का मिल जाता है, वहाँ आपको 10 दिन के अंदर अंदर देने होंगे। अब बात करते हैं जी एक्ट पास कब हुआ था। क्वेश्चन आ जाएगी व्हेन इट वाज पास्ड। तो हमने आपको बताया था कि अप्रैल, याद रख लो, अभी अप्रैल चल रहा है और अभी के 5 दिन बाद ही 23 अप्रैल और 1936 को हुआ था। और वहीं लागू कब हुआ था? तो ये हुआ था जी 28 मार्च 1937 को। ठीक है बच्चों। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, मान लो कि जी जो डिडक्शन होता है ड्यू टू वेरियस रीजंस, चाहे वो लॉस या डैमेज हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉस या डैमेज हो गया, इनकम टैक्स वगैरह हो गया, जो आपके फंड्स वगैरह हो गए, वेलफेयर फंड होते हैं,
इन सब का जो डिडक्शन का मेंशन है वो कौन से सेक्शन में है, विच सेक्शन। तो हम अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले पीछे, ये है सेक्शन 10 में, ये पढ़ा हुआ हमने। देखो जो डिडक्शंस थे वो सेक्शन 10 में थे, जो 75% और 50% तक थे, अलग अलग कंडीशंस में। ओके, अब आ जाती है कि एक क्वेश्चन पढ़ा था हमने कि अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो जो नॉमिनी है उसको मिलेगा बेनिफिट। ये कौन से सेक्शन के अंडर आता है, ये हमने अभी भी पढ़ा था, सेक्शन 25A। तो जी ये था आपका चैप्टर। चलो एक क्वेश्चन और रहेगा, वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि जी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंडर, वेजेस एक्ट 1936 के अंडर जो मैक्सिमम लिमिट्स हैं डिडक्शन की, डिडक्शन शैल नोट एक्सीड व्हाट। अब इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मान लो पहला आपको ऑप्शन दे देंगे कि भाई पहले में दे दिया 50% और 85%, दूसरे में आपको दे दिया 60%, 95%, तीसरे में आपको दे दिया 55%, 75%, चौथे में आपको दे दिया जी 50% जनरली। ये सारे जनरली हैं, नॉर्मली, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के केस में है। तो ये है 50% और 75%। तो हमने आपको बताया था कि 50% नॉर्मली डिडक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम, और 75% जो डिडक्ट कर सकते हैं वो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का से रिलेटेड हो बंदा तो कर सकते हैं मैक्सिमम डिडक्ट। अब बात करते हैं कि हमने बात करी थी जो वेजेस है ना, वो इसमें सारे आ जाते हैं, सभी अलाउंस, लेकिन जो सिर्फ मनी के टर्म्स में होते हैं। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें कौन से इंक्लूड नहीं होते, मतलब एक्सक्लूडेड कौन से अलाउंस हैं। तो आ जाएगा रेंट, ट्रैवलिंग, प्रोविडेंट फंड वगैरह में जो आ जाता है, इनको हम नहीं जोड़ते क्योंकि ये चले जाते हैं आपके। ठीक है जी। वेजेस में हम सिर्फ वही बात करेंगे जो आपको पैसा मिलेगा, जो कि मनी में होगा। ठीक है। तो ये था आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हाँ, थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो गया। आगे इस कोशिश करेंगे कि क्विक रिवीजन के लिए छोटे छोटे वीडियोज़ बनाएं। तो देखते रहिए कॉल फॉर नॉलेज। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें अगर आप चाहें तो। धन्यवाद।